Hello, everyone. Okay. आज का लेक्चर है. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, girls. Good afternoon, everyone. आज स्टार्ट करेंगे हम एनएलएम, है ना, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन. एक सेकंड, पहले मैं ये शायद वो भी कर देते हैं. पढ़ा चुके हैं तो पढ़ा लिखा. एनएलएम इजी चैप्टर है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन. आज जरा बेसिक ही रहेगा, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे, बट बेसिक देखना कितना कर पा रहे हो. क्या क्या इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, इस टॉपिक में. पहले फोर्स, ठीक है, जनरल फोर्स के इसके बारे में पढ़ेंगे. फिर हमारे पास यहाँ पर 3 लॉज आते हैं न्यूटन्स के. 3 लॉज हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड लॉ. जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा लॉ है हमारे पास? तीनों ही इंपॉर्टेंट है वैसे तो, ठीक है. फिर इनर्शिया के बारे में डिस्कस करेंगे, सेकेंड लॉ इम्पल्स, फिर थर्ड लॉ. फिर जब हम एफबीडी बना के देखते हैं तो एफबीडी में हमारे पास कुछ फोर्सेस आते हैं, ठीक है. कौन कौन से फोर्स आते हैं हमारे पास? टेंशन का फोर्स है ना, ये सब, स्प्रिंग फोर्स, वेट, ये सारे फोर्सेस आते हैं. ये सारे फोर्सेस आज फिर हम आज की क्लास में कवर करेंगे. गॉट इट? और हो सकता है तुम में से कई बच्चे ऑलरेडी ये पढ़ के भी आ चुके होंगे, तुम्हारा रिवीजन भी हो जाएगा फिर इसी सिनेरियो में. करेक्ट? ठीक है. तो देखो, सबसे पहले बात करेंगे फोर्स की कि फोर्स क्या है. तो अगर किसी भी मोशन की डायरेक्शन में चेंज आए, है ना, या किसी भी मोशन की वेलोसिटी में कोई भी चेंज आ रहा है, तो हम क्या कहेंगे कि कोई ना कोई फोर्स जरूर लग रहा है ना. तो ये एक ऐसी क्वांटिटी है जो हमारे किसी भी चेंज को कॉज करेगी. या तो चाहे चेंज इन मोशन हो, मोशन में चेंज हो रहा है तो भी फोर्स है ना. और अगर किसी की शेप में फोर्स आ रहा है, जो हम 11th क्लास में जाके पढ़ेंगे अभी, ठीक है, तो वहां पर भी हमारा क्या लगता है, फोर्स का कॉन्सेप्ट आता है. फोर्स, सबसे बड़ी बात, अगर मैं मैकेनिक्स के टर्म्स में बात करूं तो फोर्स, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है और अगर मुझे उसे रेस्ट से मोशन में लेके आना है, तो मुझे उस बॉडी पर कुछ ना कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा, तभी वो किस में आती है, तभी वो मोशन में आएगी. यही कहता है न्यूटन का पहला लॉ, है ना. न्यूटन का पहला लॉ क्या कहता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहती है, और अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहेगी. अगर आपको उस ऑब्जेक्ट के स्टेट को चेंज करना है तो आपको एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, है ना, एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा. इसी को हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया, है ना. लॉ ऑफ इनर्शिया भी यही कहता है, और लॉ ऑफ इनर्शिया ही न्यूटन का फर्स्ट लॉ है. तो फर्स्ट लॉ न्यूटन का क्या है, लॉ ऑफ इनर्शिया. कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, और अगर मोशन में है तो अगर उसको आपकी मोशन की डायरेक्शन को चेंज करना है, स्टेट को चेंज करना है, तो वी विल हैव टू अप्लाई सर्टेन एक्सटर्नल फोर्सेस. ये कहता है आपका फोर्स, ठीक है. यही न्यूटन का फर्स्ट लॉ है, हमने डिस्कस कर लिया. क्या कह रहा है, ए बॉडी एट रेस्ट continue to remain at rest and a body in motion continue to move with a uniform velocity unless it has some external force applied on it. इसके कोई एग्जांपल दे सकता है कोई बच्चा न्यूटन फर्स्ट लॉ का? एनीवन? कोई अगर हमें एग्जांपल देना चाहे तो. देखो, अगर हम चलती गाड़ी, अगर हम मान लो किसी ट्रेन में बैठे हुए हैं ना, ट्रेन में तो वो आती नहीं है, बस की बात करते हैं. अगर हम बस में बैठे हुए हैं तो बस में अगर हम बैठे हुए हैं तो हमारा जो बॉडी है वो बस के साथ मोशन में आ गया, है ना. अगर बस आगे की तरफ चल रही है तो मेरी बॉडी भी उस बस के साथ क्या में है कि मेरी बॉडी आगे चल रही है. लेकिन बस जब एकदम से रुकती है तो मेरी बॉडी कहाँ पर आती है, आगे की तरफ. आगे की तरफ क्यों आ रही है? ड्यू टू इनर्शिया, है ना. ये इनर्शिया की वजह से हमारी बॉडी आगे की तरफ झुकती है. और
इनर्शिया का और कोई एग्जाम्पल बताओ, इनर्शिया का एग्जाम्पल। देर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स ऑफ इनर्शिया, है ना। तो यही इनर्शिया है और यही न्यूटन का पहला लॉ है। अगर हमें किसी भी बॉडी पर यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अगर मुझे उसकी वेलोसिटी चेंज करनी है ना, चाहे वो मैग्नीट्यूड से चेंज हो रही हो, क्योंकि वेलोसिटी में दो कंपोनेंट है, मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। अगर इन दोनों में से कोई भी एक चीज चेंज हो रही है तो इसका मतलब एक्सटर्नल फोर्स जरूर लग रहा होगा, है ना। तो दैट मीन्स यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स है, तभी कुछ ना कुछ क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, कैलकुलेट द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए कार मूविंग विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी। तो क्या होगा इसमें, मुझे बताओ। अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है तो यहाँ पर नेट फोर्स क्या हो जाएगा। हाँ जी बताओ, देखते ही आंसर आ जाना चाहिए। चार्जिंग डस्ट पार्टिकल्स फ्रॉम द कारपेट, यस, क्लियरिंग, है ना। अगर हम डस्ट पार्टिकल्स को कारपेट से रिमूव करते हैं तो भी वो एक वन ऑफ द एग्जांपल्स है। वेरी गुड, ग्रेट, राइट। कैलकुलेट द नेट फोर्स, तो बेटा अगर कांस्टेंट वेलोसिटी है और वो भी एक स्ट्रेट रोड पर, तो नेट फोर्स क्या होना चाहिए, मुझे बता दो। नेट फोर्स क्या होना चाहिए, कांस्टेंट वेलोसिटी। तो नेट फोर्स शुड बी यूनिफॉर्म मोशन, नेट फोर्स शुड बी, अभी भी बोलो, नो चेंज इन मोशन, तो नेट फोर्स शुड बी जीरो, है ना। तो नेट फोर्स क्या होगा बेटा, जीरो होगा। क्यों होगा, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन है ना, एक्सीलरेशन नहीं है, एक्सीलरेशन ही जीरो है। तो यहाँ तो तुम लिख दो कि यहाँ पर मैम एक्सीलरेशन क्या है, जीरो। और जब मेरे पास एक्सीलरेशन जीरो है, इसका ही मतलब है कि एफ एक्सटर्नल क्या होगा, नॉट एफ एक्सटर्नल ओनली, नेट फोर्स की अगर मैं बात करूं तो नेट फोर्स उस बॉडी पर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ट्राई करेंगे। आज थोड़ा सा हिंट ले लेते हैं, यही इनर्शिया पढ़ चुके हैं हम। इनर्शिया क्या है, ये किसी भी एक बॉडी की स्टेट की एक प्रॉपर्टी है ना, क्या किसी भी मोशन को अपोज करेगी। द प्रॉपर्टी ऑफ अपोजिशन टू चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन, वही क्या है, इनर्शिया। अब देखो इनर्शिया का मेजरमेंट क्या होगा, इनर्शिया को मेजर किससे करेंगे, मास से। मतलब मान लो, देखो हमारे पास अगर कोई मान लो इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ रेस्ट कहता है कि अगर बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहना पसंद करेगी, ठीक है। तो अब ये कैसे पता चलेगा कि किस बॉडी का इनर्शिया कम है या ज्यादा है। मान लो मेरे पास एक बॉडी ए है जिसका मास 2 kg है, मेरे पास एक बॉडी बी है जिसका मास 20 kg है, ठीक है। तो किस बॉडी को रेस्ट में लाने में ज्यादा, अब मान लो तुम इस बॉडी पर भी धक्का लगा रहे हो, ए को आप पुश कर रहे हो और आप बी को भी पुश कर रहे हो, तो दैट मीन्स ये आपने एक एक्सटर्नल लिया ना, दैट मीन्स ये एक एक्सटर्नल फोर्स हुआ जो आप ए और बी को पुश करने में लगा रहे हो। तो मुझे बताओ कौन से वाले फोर्स, किस वाली बॉडी में ज्यादा फोर्स लगाओगे, बी वाली में, बी वाली में ज्यादा फोर्स लगाओगे। क्यों, क्योंकि वो ज्यादा हैवी है ना, क्योंकि वो ज्यादा हैवी है। तो इसका मतलब ये एक इनर्शिया भी हो गया कि अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो मुझे उसे मोशन में लाने के लिए फोर्स लगाना है। वो फोर्स कैसे लगा रही हूँ, उस ऑब्जेक्ट को पुश करके फोर्स लगा रही हूँ। तो अभी तुमने खुद बताया कि मैम जो भारी ऑब्जेक्ट होगा उसको डिस्प्लेस करने में, उसको मूव करने में मुझे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। दैट मीन्स इनर्शिया का मेजर क्या है, मास। क्या है, मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया। तो जिस बॉडी के पास जितना ज्यादा मास होगा उसकी जो प्रॉपर्टी है इनर्शिया की, यानी मोशन को रेजिस्ट करने की, वो उतनी ही ज्यादा होगी। बात समझ में आई। तो मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया। तो 10 kg वाले का मूव करने में और 100 kg वाले को मूव करने में देयर आर सम डिफरेंट फोर्सेस दैट नीड टू बी अप्लाइड टू चेंज देयर मोशन। क्लियर हुआ, इजी था ये, तो सब बच्चों ने पढ़ा हुआ है। जैसे इस 10 kg को सिर्फ 10 न्यूटन में हिला दोगे, लेकिन 100 kg के लिए 100 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ेगा। दैट मीन्स मोर मास मोर इज द इनर्शिया, मोर मास मोर इज द इनर्शिया, लेस मास लेस इज द इनर्शिया। गेट इट, गॉट इट, क्लियर हुआ। ये रहा तुम्हारा एग्जाम्पल। यस, तुम लोगों ने बोला था किसी ने, व्हेन ए कारपेट इज बीटन विद अ स्टिक डस्ट कम्स आउट ऑफ इट, एक्सप्लेन। जैसे ही किसी कारपेट से स्टिक से उसको पीटना शुरू करोगे तो धूल बाहर आने लगती है ना। धूल क्यों बाहर आने लगती है, क्या है इसमें इनर्शिया, इसमें इनर्शिया क्या है, एक्सप्लेन, क्या हो सकता है। देखो इनिशियली क्या था, कारपेट एंड डस्ट पार्टिकल दोनों किसमें है, कारपेट एंड डस्ट दोनों किसमें है, रेस्ट में है।
लेकिन यहाँ पर कौन सा केस लगेगा, केस ऑफ इनर्शिया, ठीक है, दोनों रेस्ट में है। लेकिन जैसे ही तुम स्टिक से पीटना शुरू कर दोगे तो वो एक एक्सटर्नल फोर्स का काम करेगा, करेगा या नहीं करेगा? तो जैसे ही कारपेट को पीटना शुरू कर दोगे तुमने कुछ ना कुछ एक्सटर्नल फोर्स लगाया, एंड उसी से तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारे जो लाइटर पार्टिकल्स होंगे वो क्या करना स्टार्ट कर देंगे, मूव आउट मोशन में आ जाएंगे और बाहर निकलना शुरू कर देंगे। तो इस तरीके से क्या होगा, डस्ट पार्टिकल ट्राई टू रिमेन्स एट रेस्ट एंड इट कम्स आउट ऑफ द मोशन, ठीक है, तो ये मोशन में आना शुरू कर देंगे। नेक्स्ट ये वाला एग्जांपल भी बताया था कि पैसेंजर अगर हम आगे बैठ के जा रहे हैं किसी बस में और बस सडनली या तो स्पीड अप हो जाती है या सडनली ब्रेक लगाती है, तो क्या होता है, क्या होगा, देखो सडनली स्पीड अप में क्या होगा, हमारी बॉडी कहाँ जाना पसंद करेगी, तुम आराम से बैठे हुए हो, है ना, जैसे मान लो आप अभी बस में बैठे हुए हो और ये बस अभी रेस्ट में है और अचानक से बस एकदम से चलना शुरू कर देती है विद हाई स्पीड, ठीक है, अचानक से बस चलना शुरू करेगी, तो तुम कहाँ की तरफ, तुम्हारी बॉडी कहाँ जाना चाहती है, पीछे की तरफ, क्यों, क्योंकि तुम तो रेस्ट में हो और एकदम से स्पीड अप हो गई, है ना, तो हमारी बॉडी किसमें थी पहले, इनर्शिया ऑफ रेस्ट में, हम रेस्ट में थे, और अचानक से अगर स्पीड अप कर दोगे तो कहाँ जाएंगे हम, पीछे की तरफ, ठीक है, इस तरीके से होता है। तो ये भी किसका एग्जाम्पल है, इनर्शिया का एग्जाम्पल है, बेसिक एग्जाम्पल्स है, ठीक है। मेट्रो में जब ट्रेवल करते हैं तो सेम मेट्रो में भी यही होता है ना, आगे पीछे होते हैं, जैसे ही बस चेंजेस होती हैं, है ना, स्पीड अप होगा या स्पीड डाउन होगा, ब्रेक लगेगा, तो हमारी बॉडी भी अकॉर्डिंगली मूव करती है, क्यों, ड्यू टू इनर्शिया। फिर आता है न्यूटन का सेकेंड लॉ, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पूरी फिजिक्स में मोस्टली यहीं से काम निकालना है, न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। देखो न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जितना इजी है ना उतना इजी है नहीं, है ना, जितना सुनने में इजी लगता है कि एफ नेट इक्वल्स टू एम ए है, अब तक तुम सब पढ़ के आए हो, सबने इतना पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा होगा तो एफ इक्वल्स टू एम ए सबने लगाया होगा, बताओ लगाया है सबने, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये एफ इक्वल्स टू एम ए क्या इस अब लगा सकते हो, मुझे बताओ, मेरे पास ये ए ऑब्जेक्ट है, ध्यान से सुनना, ठीक है, ये ए ऑब्जेक्ट है बेटा, यहाँ पर मैंने 3 न्यूटन का फोर्स लगा रखा है, यहाँ 3 न्यूटन का फोर्स है, यहाँ 2 न्यूटन है और इधर 2 न्यूटन है। इसका मतलब अब ये बॉडी किस में है, ध्यान से सुनो, अगर मैं इस ऑब्जेक्ट ए की बात करूं तो एक्स डायरेक्शन में देखोगे तो एक्स डायरेक्शन में क्या हो रहा है, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस लग रहे हैं। हाँ जी कौन, हम्म, तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लग रहे हैं, तो बेटा एक्स डायरेक्शन में एफ नेट कितना हुआ, एक्स डायरेक्शन में एफ नेट कितना हुआ, 0 ना, क्यों, क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लग रहे हैं। सिमिलरली अगर मैं वाई डायरेक्शन में बात करूं तो वाई डायरेक्शन में भी एफ नेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि 3 न्यूटन का फोर्स ऊपर लग रहा है, 3 न्यूटन का फोर्स नीचे लग रहा है, तो ये क्या हुआ, एफ नेट इस बॉडी पर 0 है। अगर किसी बॉडी पर एफ नेट 0 है तो यानी इस बॉडी की एक्सेलरेशन भी क्या होगी, इस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन भी 0 होगा, है ना। तो जब भी हम नेट फोर्स की बात करते हैं तो वो नेट फोर्स, अब मान लो सपोज करो अभी तुमने ग्रेविटेशन, अभी आपने ग्रेविटेशन नहीं पढ़ा, आपने प्रोजेक्टाइल नहीं, हाँ वेट तो पढ़ा है, अभी आप पढ़ के आए हो ग्रेविटी स्ट्रेट लाइन मोशन में। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये ऑब्जेक्ट है, ये डाउनवर्ड्स मूव कर रहा है विद ग्रेविटी, ठीक है, तो यानी इस पर ग्रेविटी फोर्स लगा रही होगी बेटा mg, यस, ग्रेविटी का फोर्स तो mg होता है, अभी सीख के आए हो, या फिर वेट, वेट बताओ इसका, यही होगा ना, वेट कितना, mg, सब एग्री करेंगे। अब एक बात बताओ, इस ऑब्जेक्ट ए पर कौन सा फोर्स लग रहा है, ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स, किसके बराबर, mg के बराबर, कहां लग रहा है, डाउनवर्ड्स। इज देयर एनी अदर फोर्स जो यहाँ पर एक्ट कर रहा है, मुझे बताओ, यहाँ क्या यहाँ पर और कोई फोर्स है जो एक्ट कर रहा है, मैंने तो नहीं बोला नहीं कर रहा, तो एक ही फोर्स मैंने दिया है तुम्हें mg, ठीक है, तो बेटा जब तुम एफ नेट लिखोगे ना तो एफ नेट जो नेट फोर्स है वो किसके बराबर होगा, एम ए के बराबर, और एम ए किसके बराबर है यहाँ पर, एम जी के बराबर, तो एम जी इक्वल्स टू एम ए वाली इक्वेशन यहाँ लग सकती है, क्यों लग सकती है, क्योंकि एक ही वेट है एम जी,
तो जो एफ नेट फोर्स है वो एम जी है, और वही किसके बराबर होगा, एम ए के बराबर। तो एम से एम कैंसिल हो गया, तो खुद देख लो यहाँ पर मेरी एक्सलेशन जी के बराबर ही है ना। एक्सलेशन किसके बराबर है यहाँ पे, जी के बराबर। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मान लो ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है बेटा, ये नीचे गिर रहा है जिस पर एम जी फोर्स लग रहा है। बेटा मैंने ऊपर एक एफ एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया, ध्यान से सुनना, मैंने एक एफ एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया इस ऑब्जेक्ट पे। अब मैं आपसे कहती हूँ कि बेटा इस पर एफ नेट बताओ, ये बॉडी ए है, इस पर एफ नेट निकाल के बताओ। कैसे निकालोगे एफ नेट, एफ नेट, अब तुम कहोगे मैम एफ नेट जो होता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स का लॉ, एफ नेट होता है एम में, एफ नेट होता है मास इनटू एक्सीलरेशन। मास क्या होगा, इस ऑब्जेक्ट का मास, ठीक है, जिस पर एम जी नीचे लग रहा है और एफ एक्सटर्नल ऊपर लग रहा है। तो अब बात आई कि इस पर न्यूटन का फोर्स कैसे अप्लाई करें। अब न्यूटन ने कहा है कि किसी भी बॉडी पर जो नेट फोर्स होगा ना, वो एम ए के ही बराबर होगा। एम क्या है, उस बॉडी का मास, और ए क्या है, उस बॉडी की एक्सीलरेशन। चाहे तुम उस ऑब्जेक्ट पे 10 फोर्स लगा लो, जब नेट फोर्स की बात आएगी तो वो एम ए के ही बराबर आएगा। ठीक है, ये न्यूटन ने बता दिया, इसका कोई प्रूफ नहीं है। ठीक है, ये लॉज है, इनके कोई प्रूफ नहीं होते। अब क्या होगा, या तो बेटा ये ऑब्जेक्ट ऊपर मूव करेगा, देखो इस वाले डायग्राम को स्पेसिफिकली देखो बेटा, दो केस हैं, या तो ये ऑब्जेक्ट ऊपर मूव करेगा या ये ऑब्जेक्ट नीचे मूव करेगा। ठीक है, ऊपर कब मूव करेगा ये, ऊपर मूव करने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, सारे बच्चे बताएंगे। अगर इस ऑब्जेक्ट ने ऊपर मूव करना है तो ऊपर मूव करने के लिए इसका मतलब एफ एक्सटर्नल ज्यादा होना चाहिए। अगर एफ एक्सटर्नल ज्यादा है एम जी से, तभी तो ऑब्जेक्ट ऊपर मूव करेगा, है ना। और अगर ये ऑब्जेक्ट ऊपर मूव कर गया, दैट मीन्स यहाँ पर आ गई एक्सेलरेशन, किस डायरेक्शन में, ऊपर की तरफ। अब बात आई, अब कैसे लिखेंगे एम ए, तो एफ नेट, अब यहाँ पर दो फोर्स लग रहे हैं, ऊपर वाला फोर्स बड़ा है क्योंकि एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है, तो क्या लिखोगे, एफ एक्सटर्नल में से क्या माइनस करेंगे, एम जी माइनस करेंगे, तो ये नेट फोर्स बनेगा। और ये नेट फोर्स किसके बराबर होने वाला है, अब मास इनटू एक्सेलरेशन के। अब बताओ, लगा नहीं आई इक्वेशन न्यूटन्स के लॉ, न्यूटन्स लॉ की। ये होता है एफ नेट। अगर किसी बॉडी पर चाहे कितने भी फोर्स लग जाएं, जब मैं उनका नेट निकालूंगी तो वो किसके बराबर आएगा, हमेशा एम ए के बराबर आएगा। ये क्लियर हुआ, ये है न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। डन। तो यही है, इफ अ नेट फोर्स इज एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट द ऑब्जेक्ट विल एक्सीलरेट। ऑब्जेक्ट एक्सीलरेट ही तब करेगा जब एफ नेट की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। जैसे अभी सिखाया था, जो ये इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन थी, देखो ये वाला एक एक डायग्राम सिखा चुकी हूँ यहाँ पे, ये इक्विलिब्रियम वाली देखो, यहाँ पर क्या हुआ, एफ नेट जीरो हुआ तो इसकी एक्सेलरेशन भी जीरो आई। बात समझ में आई, क्या लिखा है, अगर एफ नेट जीरो है तो एक्सेलरेशन भी जीरो होगी। क्लियर होगा, तो ये हम सीख चुके हैं, ऑब्जेक्ट तभी एक्सेलरेट करेगा इफ देयर इज एनी नेट फोर्स। ठीक है, तो ये डेरिवेशन हमें याद नहीं रखने, हमें याद रखना है तरीका। तो अगर मैं तुमसे कहूं कि बेटा एक्सेलरेशन निकालो, तो एक्सेलरेशन के लिए तुम्हें क्या फोर्स लगाना है, क्या फॉर्मूला लगाना है, याद रखना, एफ नेट अपॉन टोटल मास, एफ नेट अपॉन टोटल मास। आगे अभी बहुत काम आएगा, बहुत क्वेश्चंस में। एक्सेलरेशन किसके बराबर आया, एफ नेट अपॉन टोटल मास। बोलो, इतना चीज क्लियर हुई, क्लियर हुई है ना, एफ नेट अपॉन टोटल मास। यहां तक किसी को डाउट, ठीक है, एक्सेलरेशन क्या होगा, एफ नेट बाय टोटल मास। तो अभी ये क्या था देखो, एफ नेट किसके बराबर लिखा मैंने, मास इनटू एक्सेलरेशन के। एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हैं बेटा, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो एक्सेलरेशन को वेलोसिटी का चेंज v माइनस यू अपॉन टी। ठीक है, तो देखो एम वी माइनस एम यू अपॉन टी। तो एम वी क्या होगा, मोमेंटम, भाई मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो ये v है यानी फाइनल वेलोसिटी, तो एम वी क्या बनेगा, p फाइनल
माइनस पी इनिशियल अपॉन टी। तो यहाँ से एफ नेट और किसके बराबर आता है बेटा, डीपी बाई डी टी के, ठीक है। यानी नेट फोर्स इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। ये क्लियर हुआ। ये एक सेकंड इक्वेशन आती है एफ नेट की, बोलो। हाँ, एफ नेट की इक्वेशन, ठीक है। तो ये न्यूटन्स का सेकंड लॉ। ये इजी इजी से क्वेश्चन है, ये तो तुम कर ही लोगे अब। इम्पल्स, ठीक है। नेक्स्ट, मैम रिपीट कर दो। हेलो, हाँ जी मैम रिपीट कर दो। बेटा, अभी रिपीट क्या, मैंने बस अभी आपको सेकंड लॉ बताया है। सेकंड लॉ एफ नेट किसके बराबर होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन, है ना। एक्सीलरेशन क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। एक्सीलरेशन को आप क्या लिखोगे, डीवी बाई डी लिखते हैं ना। डीवी बाई डी क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, कितने समय में हुआ ये सब। ये वैल्यू उठा के यहाँ रखी, v माइनस यू अपॉन टी, ठीक है। मास को अंदर मल्टीप्लाई करोगे, एम वी माइनस एम यू अपॉन टी। इंटू वेलोसिटी क्या हो जाएगा, मोमेंटम फाइनल माइनस एम यू क्या हो जाएगा, इनिशियल मोमेंटम अपॉन टाइम, एफ नेट। तो एफ नेट को और क्या लिख सकते हो, देखो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, यानी डीपी बाय डी। यानी अगर तुम्हें फोर्स निकालना है तो यहां मैं क्या निकाल सकती हूँ, मोमेंटम का चेंज निकाल लो। मोमेंटम का चेंज भी क्या दे देगा, नेट फोर्स दे देगा, है ना। मोमेंटम का चेंज भी नेट फोर्स दे सकता है। तो यानी यहां से दो फॉर्मूले बने एफ नेट के, एक तो मास इनटू एक्सीलरेशन, एक बना एफ नेट का रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डीपी बाय डी। क्लियर, ये दो फॉर्मूले हो गए डीपी बाय डी। अब आता है इम्पल्स, अगेन दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इम्पल्स। इम्पल्स क्या कहता है, देखो इम्पल्स कहता है कि अगर शॉर्ट ड्यूरेशन में, शॉर्ट ड्यूरेशन में लार्ज फोर्स अप्लाई हो जाए, है ना, लार्ज फोर्स अप्लाई हो जाए टू चेंज द मोमेंटम, उसे कैसा फोर्स बोलेंगे, वो इम्पल्स वाला फोर्स होगा, है ना। इम्पल्स क्या होती है, इम्पल्स का इस तरीके से होती है ना इम्पल्स, यानी एक कुछ समय में बहुत ज्यादा वैल्यू आ रही है किसी चीज की, तब हम इम्पल्स का यूज करते हैं। तो सिमिलरली इम्पल्सिव फोर्स, तो ये एक बहुत बड़ा फोर्स होगा लेकिन उसकी ड्यूरेशन स्मॉल होगी ना, उसकी ड्यूरेशन छोटी हो जाएगी। जैसे क्रिकेट वाला एग्जांपल ले लो, क्रिकेट एंड बॉल। जब आपके पास बॉल थ्रो करता है तो क्रिकेटर उस बैट एंड बॉल के बीच में जो इम्पैक्ट का टाइम होगा वो कितना होता है बताओ। आपने मान लो बॉल थ्रो करी, क्रिकेटर बैट लेके खड़ा हुआ है, क्रिकेटर उस बॉल पर अपनी बैट हिट करेगा ना, तो बैट हिट करता है तो वो बॉल कितनी देर उसको बस टच करती है, विद इन 0.1 सेकेंड करती होगी। लेकिन उसका जो मोमेंटम का चेंज आता है वो कितना आता है बताओ। बॉल कहाँ जाके पड़ती है, बहुत दूर जाके पड़ती है ना, आई कम वेलोसिटी से लेकिन गई कितनी वेलोसिटी से, बहुत ज्यादा वेलोसिटी से। क्यों, क्योंकि लार्ज फोर्स लग गया बहुत छोटे समय में, है ना। तो मोमेंटम का चेंज भी बहुत बड़ा हुआ, देखो फाइनाइट चेंज आया मोमेंटम में भी, कोई छोटा मोटा चेंज नहीं है, काफी हद तक एक मोमेंटम में चेंज आया, उसे ही क्या बोला है, इम्पल्सिव फोर्स। तो फोर्स को अभी सीख के आ चुके हो कि एफ नेट किसके बराबर है, डीपी बाई डी में, ठीक है। तो अगर मुझे मोमेंटम निकालना है इसका, तो देखो क्या हो जाएगा, इम्पल्स का फॉर्मूला, इम्पल्स का फॉर्मूला है फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो अभी तुमने क्या पढ़ा था, एफ नेट का फॉर्मूला डीपी बाय डी, और मैं इसको एफ नेट मल्टीप्लाई डी इधर ले जाऊं तो मुझे यहाँ क्या मिला, डीपी, और डीपी क्या था मेरा, चेंज इन मोमेंटम, डीपी ही क्या था, चेंज इन मोमेंटम, डीपी ही चेंज इन मोमेंटम है। तो देखो क्या आया, चेंज इन मोमेंटम किसके बराबर आया,
फोर्स मल्टीप्लाई बाय dt है ना, यहाँ पर dt गया है, फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम, ठीक है। अब फोर्स मल्टीप्लाई टाइम से हमने देखा कि फोर्स मल्टीप्लाई टाइम क्या था, इम्पल्स, कि अगर बैट ने बॉल को 0.1 सेकेंड के लिए टच किया है तो लेकिन फोर्स कितना जनरेट हुआ, फोर्स कितना लगाया होगा, बहुत ज्यादा, और यही क्या है, इम्पल्स। तो इन फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से कंपेयर करके क्या लिख सकते हैं कि इम्पल्स किसके बराबर हो जाएगी, इम्पल्स बराबर हो जाएगी चेंज इन मोमेंटम के, और इसे कहते हैं हम इम्पल्स मोमेंट थ्योरम, चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। ये है तुम्हारी इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, बहुत इजी है, ठीक है। अगर मैं तुमसे यहाँ से बात करूं कि बेटा अगर तुम्हें एफ टी कर्व दे दिया, देखो अगर तुम्हें फोर्स और टाइम कर्व दिया हुआ है, वाई डायरेक्शन पे फोर्स है, एक्स डायरेक्शन में टाइम है, और सिमिलरली मान लो तुम्हें कोई ऐसे कर्व दे दिया इस तरीके से, तो ये कर्व आपको क्या देगा, एफ टी कर्व, बताओ इस एफ टी कर्व का एरिया क्या देगा, एरिया में क्या करते हैं हम, मल्टीप्लाई, तो इसका एरिया यानी एफ मल्टीप्लाई टी क्या देगा, इम्पल्स। तो याद रखना एफ टी कर्व एरिया विल गिव क्या, इम्पल्स। तो यहां से हम इम्पल्स निकाल सकते हैं एरिया कैलकुलेट करके, और इम्पल्स ही किसके बराबर होती है, मोमेंटम के। तो जब भी क्वेश्चन आए तो ये याद रखना कि एफ टी कर्व से इम्पल्स आ जाएगा, और इम्पल्स चेंज इन मोमेंटम है, ठीक है। तो एक बार ये वाला क्वेश्चन ट्राई करिए, बहुत इजी है, आराम से कर लोगे, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ट्राई करो इस क्वेश्चन को। अच्छा ये जो सोचता है, अच्छा वहाँ बनाएंगे, तो ये ना हो, चलो बढ़िया दे दिया, चलो बढ़िया दे दिया, लिखल भर डाला, मन घर ठीक ठाक है, घर में ना, वो घर ठीक है दिल्ली में उनको, अच्छा और मंदिर से है, करिए इसका आंसर। हाँ होता कहाँ हो रहा है, चलो ना, और हम ठीक बनाए, वो बाल को कर लो, कर दो, मैं कहूँगा ये ऐसे ना तो लगे, तो मेरे भी सारा टेस्ट होगा तो खेल से बिना तो लगे, पावर डाल देखेंगे पता चलेगा, यस 2.4 न्यूटन, करेक्ट। ये पावर डाल If batman hits a ball straight in the direction of bowler without changing its initial speed, ठीक है, of 10 मीटर पर सेकेंड, इन्होंने बोला है कि हमने स्पीड में कोई चेंज नहीं किया है, बॉलर हिट करता है बॉल को बट सिर्फ डायरेक्शन में चेंज होता है, इन द डायरेक्शन विदाउट चेंजिंग द स्पीड, मतलब वैल्यू में कोई चेंज नहीं आया, मास दिया हुआ है 0.12 kg, कह रहा है इम्पल्स बताओ। तो इम्पल्स का फॉर्मूला एक तो तुमने पढ़ा था, फोर्स मल्टीप्लाई टाइम, तो यहाँ फोर्स और टाइम का कुछ कंपैरिजन दिख नहीं रहा, लेकिन एक और फॉर्मूला पड़ा है इम्पल्स का, क्या, चेंज इन मोमेंटम, यहां से आ सकती है, यहां से बात बन सकती है, क्योंकि मोमेंटम क्या होगा, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल।
अब पी फाइनल का फॉर्मूला भी मास इनटू वेलोसिटी और पी इनिशियल का फॉर्मूला भी मास इनटू वेलोसिटी। अब मास कितना है, ना तो बॉल का मास चेंज होगा, बॉल का मास तो कितना दे रखा है, बॉल का मास 0.12 kg, मल्टीप्लाई वेलोसिटी कितनी दे रखी है 10। इनिशियली में भी बोला है कि वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आया है, तो बेटा इनिशियल और फाइनल तुम्हारी वेलोसिटी क्या रहेगी, सेम रही, लेकिन डायरेक्शन तो बदल गई ना, डायरेक्शन चेंज हो गई। तो यानी अगर किसी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मानोगे, दूसरे को नेगेटिव लेना पड़ेगा। ठीक है, मान लो यहाँ पर आपका बॉलर है, यहाँ पर बैटमैन खड़ा हुआ है, बॉल ऐसे आई, ठीक है, तो इनिशियली जो तुम्हारे मोमेंटम की डायरेक्शन थी वो ये थी, ठीक है, पी इनिशियल, किस डायरेक्शन में, पॉजिटिव में। क्लियर हुआ। बैटमैन ने जब इसको हिट किया होगा तो बॉल ऐसे गई होगी, तो ये पी फाइनल हुआ। पी फाइनल में मान लेती हूँ क्या, नेगेटिव डायरेक्शन, तो पी फाइनल मान लो नेगेटिव है, तो पी एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, मास इंटू वेलोसिटी। पी इनिशियल क्या था, पॉजिटिव, तो लेकिन यहाँ माइनस साइन है, तो ये क्या हो जाएगा, मास इंटू वेलोसिटी, कितना आ गया, -2 mv। डायरेक्शन माइनस साइन, घबराना नहीं कि माइनस क्यों आ गया, माइनस साइन इज जस्ट रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन, बस वो डायरेक्शन दिखा रहा है, कोई घबराने की बात नहीं है। 2 मल्टीप्लाई बाय मास की वैल्यू रख दो 0.12, वेलोसिटी की वैल्यू रख दो 10, यहाँ से हटा के ये मैंने 100 लगा दिया, 0 से ये 0 कट गया। ठीक है, तो 12 दूनी कितना हुआ 24, और ये हो गया 2.4 न्यूटन। किसको समझ में आया, आ गया होगा सबको, इजी था। 2.4 न्यूटन इज योर फोर्स। इम्पल्स, इम्पल्स भी एक तरीके का फोर्स ही है। ठीक है, तो 2.4 न्यूटन सेकेंड, ये तो हमारी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये वाला करके देखिए। A batsman deflect a ball by an angle of 45 degree without changing its initial speed, which is equal to 54 km/h. What is the impulse imparted to the ball? कितना इम्पल्स लगाया होगा, देखो बैटमैन ने डायरेक्शन को भी चेंज कर दिया, कितने डिग्री से, 45 डिग्री से। ठीक है, तो इनिशियल उसकी जो भी डायरेक्शन थी ना, उसको 45 डिग्री से चेंज कर दिया, 45 डिग्री से चेंज हो गई। करो, यही पाँच यही सब मैंने मेरे पास है। हो गया, चेक करते हैं। ठीक है, तो 45 डिग्री से इसकी डायरेक्शन को चेंज करेगा। मान लो यहाँ पर आपका बैटमैन है, ठीक है, ये तुम्हारी बॉल आ रही है इनिशियली, ठीक है, ये इसका इनिशियल मोमेंटम का डायरेक्शन है, तो ये कितने से चेंज करेगा इस मोमेंटम को, 45 डिग्री से, यानी बॉल ऐसे आई, बॉल ऐसे चली गई होगी, है ना, इस तरीके से। यानी अगर ये इनिशियल 45 से आई है, तो गई भी कितने से होगी, 45 डिग्री से चेंज किया होगा एंगल, है ना। देखो ये इस तरीके से 45 डिग्री का एंगल होगा, 45 डिग्री से आया है, जाएगा भी कितने से, 45 डिग्री का उन्होंने एंगल का चेंज आया है। तो ये इनिशियल मोमेंटम है, ये फाइनल मोमेंटम है। अब फाइनल मोमेंटम के दो कंपोनेंट्स करके देख लो, कौन से मोमेंटम एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। देखो
ये वाला मोमेंटम का कौन सा कंपोनेंट बनेगा? डायरेक्शन। ठीक है, देखो अब इन मोमेंटम्स के कंपोनेंट कर लो। जैसे इस ए वाले का करती हूँ पहले, पी इनिशियल। कैसे? यहां पर बनेगा पी इनिशियल का कौन सा कंपोनेंट? कॉस थीटा। थीटा तो दोनों के सेम है। यहां बनेगा पी इनिशियल का साइन कंपोनेंट। थीटा तो सेम ही है दोनों केसेस में। ये पी फाइनल था। पी फाइनल का देखो मैं दूसरे कलर से कंपोनेंट बनाती हूँ, येलो से। तो बेटा ये एंगल थीटा है, तो इसका ये कंपोनेंट यहाँ पर कौन सा आया? पी का, पी फाइनल का कॉस थीटा कंपोनेंट। ये यहाँ पर साइन आ जाएगा, पी फाइनल साइन थीटा। वेलोसिटी मास में कोई चेंज आया नहीं, थीटा सेम है। तो बेटा ये साइन कंपोनेंट एक दूसरे को क्या कर देंगे? ये साइन कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से मोमेंटम बनेगा? कॉस कंपोनेंट की वजह से। करेक्ट। वाई डायरेक्शन का मोमेंटम एक दूसरे को कैंसिल आउट कर चुका है, तो सिर्फ किसका बचा? कॉस थीटा वाला कंपोनेंट बचेगा। तो यहाँ से कॉस थीटा वाले कंपोनेंट को ऐड कर दो तो क्या बच जाएगा? 2mu कॉस थीटा, है ना? तो कितना, ये रहा, कहाँ है ये रहा। तो चेंज इन मोमेंटम क्या आ जाएगा? 2mu कॉस थीटा। तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा बेटा? टोटल 45 था, आधा करोगे इनका बीच का कितना हो जाएगा? 22.5 डिग्री का। तो कॉस थीटा 22.5 डिग्री, अगर ऐसा सवाल आएगा तो वैल्यू जरूर मिलेगी। पहले ये बताओ, ये कॉम्पोनेंट्स समझ में आए किस तरीके से हुए हैं? क्वेश्चन पे रिटर्न बैक चलो, देखो ये रहा क्वेश्चन। ए बैटमैन डिफ्लेक्ट ए बॉल बाय एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, है ना? तो अगर ये मेरे पास बॉल इस तरीके से आई, उसने इस बॉल को 45 डिग्री से डिफ्लेक्ट कर दिया। ये रहा, यानी ये जब वापस गई तो इनके बीच में जो एंगल बन रहा है ना, वो 45 डिग्री का बनना चाहिए। दिस इज 45 डिग्री। अब मैं इसको ऐसे बाइसेक्ट कर देती हूँ, यानी बराबर बराबर एंगल पे। तो पी इनिशियल और पी फाइनल के कंपोनेंट ले लो। जब पी इनिशियल और पी फाइनल के कंपोनेंट लिए तो क्या देखा गया? इनके साइन कंपोनेंट कैंसिल आउट हो गए, क्योंकि इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन में आ गए। तो सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से एंगल बना? सिर्फ और सिर्फ जो बना मोमेंटम वो इधर की तरफ बना, पी इनिशियल का कॉस कंपोनेंट प्लस पी फाइनल का कॉस कंपोनेंट। ठीक है, तो आप लिखोगे यहाँ पर इनर पल्स इक्वल्स टू पी आई कॉस थीटा प्लस पी एफ कॉस थीटा। और ये पी आई पी एफ की मास इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी चेंज नहीं हुई, यानी 2p कॉस थीटा ले लो, क्योंकि पी आई इक्वल्स टू पी एफ। तो 2 मोमेंटम क्या हो जाएगा? मास इंटू वेलोसिटी जो कि 54 है, कॉस थीटा। थीटा कितना लिखोगे? 45 डिग्री। तो 2 मास कितना है? कहाँ गया मास? 0.15। वेलोसिटी 54 है बेटा, इसको मीटर पर सेकंड में कर लेना। तो 54 किलोमीटर में 1000, 3600। ठीक है, जीरो से जीरो कट गया, 36 कितने पे जाएगा यहाँ पे? ये बस सॉल्व कर लेना इसको। ठीक है, तो यहाँ पे वेलोसिटी कितनी आ जाएगी? अठारह पे चला जाएगा। 18 दूनी 36, 18 तिया 56, 3/2। ठीक है, 18 पे चला गया ना, 30/2 यानी 15। तो 15 वेलोसिटी आ गई। कॉस 22.5, इसकी वैल्यू तुम्हें गिवन होगी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो। ये बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया कि साइन कंपोनेंट कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ, कर दिया कई बच्चों ने तो। वेरी गुड। ठीक है, नाइस। 4.41 kg meters per second। वेरी गुड, ग्रेट। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है? थर्ड लॉ कहता है कि एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन।
ठीक है। तो थर्ड लॉ क्या कहता है कि हर एक एक्शन का इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन होता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट जब इंटरेक्ट करते हैं तो एक पर, बट इसमें याद रखना कि अगर एक्शन एक बॉडी पे होगा तो रिएक्शन दूसरी बॉडी पे होगा। ठीक है, ये थर्ड लॉ की खास बात है कि इक्वल एंड एक्शन और रिएक्शन जब एग्जिस्ट करेगा तो वो डिफरेंट बॉडीज पे होगा, सेम बॉडीज पर नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है पूरा चार्ट। क्या लिखा हुआ है, every action there is always equal and opposite reaction. Mutual forces of same nature arises on both bodies. Forces are equal in magnitude, act in a different direction, opposite direction. Force don't cancel each other because they act on different bodies. ये सबसे important चीज है। ठीक है, नॉर्मल फोर्स हम ये बताओ, अभी उसकी भी बात करेंगे, उसको हम नेग्लेक्ट क्यों नहीं करते नॉर्मल फोर्स को, क्योंकि ये दोनों अलग अलग बॉडी पे लग रहा होता है। जैसे कि कांटेक्ट फोर्स की बात करेंगे, क्लास 10th में कांटेक्ट फोर्स पढ़ के आए हो कि अगर मेरे पास ये एक टेबल है, ठीक है, इस टेबल पर तुमने एक बुक रखी हुई है, इस टेबल पर आपने एक बुक रखी हुई है। अब यहाँ पर कांटेक्ट फोर्स आया, अभी तुम सिंपल पढ़ो, कांटेक्ट फोर्स आया, इसका मतलब ये बुक इस टेबल पर कांटेक्ट फोर्स लगा रही है। सिमिलरली ये टेबल इस बुक पर भी एक कांटेक्ट फोर्स लगा रहा होगा, है ना, अपवर्ड डायरेक्शन में, जिसे हम नॉर्मल फोर्स बोलते हैं। तो नॉर्मल फोर्स हुआ क्या, टेबल पर लग रहा है बुक की वजह से, बुक पर लग रहा है टेबल की वजह से, लेकिन लग कहाँ रहे हैं, ये कैंसिल आउट क्यों नहीं कर रहे एक दूसरे को, बिकॉज दीज बोथ आर एक्टिंग ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। बात समझ में आई बेटा? जैसे मान लो ये तुम्हारा ग्राउंड है, इस ग्राउंड पर कोई हैवी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इस ग्राउंड पर कोई हैवी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो यहाँ एक कांटेक्ट फोर्स लगता है जिसे हम नॉर्मल भी कहते हैं। पढ़ा होगा सब बच्चों ने नॉर्मल फोर्स, नहीं पढ़ा तो पढ़ लो। नॉर्मल फोर्स एक तरीके का कांटेक्ट फोर्स है। कैसा फोर्स है? कांटेक्ट फोर्स। जब भी दो चीजें आपस में कांटेक्ट में आएंगी ये नॉर्मल फोर्स अराइज हो जाएगा। तुम दीवार के पीठ लगा के बैठे हो तो नॉर्मल फोर्स बन जाएगा, तुम फर्श पर चल रहे हो तो नॉर्मल फोर्स बन जाएगा, टेबल रखी है तो नॉर्मल फोर्स बन जाएगा। तो ये नॉर्मल फोर्स है ना। तो अब देखो दो चीजें हो गई, ये ग्राउंड और ये तुम्हारा मान लो कोई भी मास है m। तो ग्राउंड इस पर, अब ग्राउंड बेटा इस पर फोर्स लगाएगा, नॉर्मल फोर्स कहाँ लगाएगा, ऊपर की तरफ। ध्यान से सुनो, इस मास पर ग्राउंड ने ऊपर की तरफ फोर्स लगाया, नॉर्मल फोर्स n। सिमिलरली ये मास भी इस ग्राउंड पर उतना ही फोर्स लगाएगा, कितना, नॉर्मल फोर्स n। तो लेकिन ग्राउंड पर कहाँ लगेगा, नीचे की तरफ n। ये दोनों नॉर्मल फोर्स इक्वल डायरेक्शन, इक्वल मैग्नीट्यूड में है, बट डायरेक्शन अपोजिट है। तो क्या कैंसिल आउट होंगे? कैंसिल नहीं होंगे, क्योंकि बॉडीज अलग अलग हैं। तो ये सबसे बड़ी खासियत है कि दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट पर लगेंगे, इसीलिए कैंसिल नहीं होंगे। थ्योरी में कई बार पूछ लिया जाता है क्या न्यूटन्स का थर्ड लॉ इक्वल एंड अपोजिट होता है और ये कैंसिल आउट कर देते हैं एक दूसरे को? तो आंसर इज नो, कैंसिल आउट नहीं करेंगे। ठीक है, और इसके वो देखो एग्जाम्पल्स, जैसे ये सेलर इस बोट से कूदेगा तो बोट बेटा पीछे की तरफ जाएगी, और ये इंसान जो होगा ये कहाँ जाएगा, ये आगे की तरफ जाएगा। क्यों? ड्यू टू एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस, है ना। देखो ये हुआ फ्रॉम बोट, तो जंप करेगा तो देखना इसने बोट को प्रेस किया फीट से, तो बोट को अगर ये प्रेस से फीट करेगा तो बोट पीछे जाएगी और ये आदमी खुद आगे जाएगा। ठीक है, ये किसका एग्जांपल है, इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शंस का। तो जितना इस सेलर ने बोट पर फोर्स लगाया, देखो ध्यान से, सेलर ने बोट पे फोर्स लगाया हुआ है बाय हिज फुट, फुट से इसने फोर्स लगाया तो ये पीछे गई, तो ये आदमी कहाँ जाएगा, ये आगे की तरफ जाएगा। क्लियर हुआ? इस तरीके से। जैसे ग्रेविटी वाला फोर्स पढ़ोगे, जैसे किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका, मान लो आप बॉल से खेलते हो, तुमने बॉल को ऊपर की तरफ थ्रो किया, बॉल कुछ देर बाद कहाँ जाती है, बॉल कुछ देर बाद कहाँ आ जाती है, नीचे की तरफ। क्यों आ जाती है? क्लास, छोटी छोटी क्लासों में भी पढ़ के आए हो कि अगर मेरे पास ये अर्थ है, हमने एक ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका तो ये ऑब्जेक्ट बाद में नीचे आ जाता है। क्यों? क्योंकि ये अर्थ इस ऑब्जेक्ट पर कुछ फोर्स लगाएगी। क्यों? ग्रेविटी की वजह से, ग्रेविटी की वजह से फोर्स लगाया। अब बात आई, क्या ये बॉल इस अर्थ पर भी फोर्स लगाएगी? जी हाँ।
ये बॉल इस अर्थ पर भी फोर्स लगाएगी, कितना, उतना ही फोर्स लगाएगी जितना बॉल पर लगाया है, यानी सेम फोर्स ऊपर लगेगा, कितना, Fg। ठीक है, लेकिन अर्थ ऊपर खींच के नहीं चली जाएगी, क्यों? क्योंकि ये Fg इस अर्थ को हिलाने में नाकाम है, क्योंकि बहुत मासिव है। तो बेटा इसका इनर्शिया भी तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि अर्थ का मास बहुत ज्यादा है तो इनर्शिया ज्यादा। तो इस छोटे से फोर्स से अर्थ का कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन जो ये छोटा सा बॉल जो ऊपर फेंका है वो नीचे आ जाएगा। ये बात क्लियर हुई? ये बात क्लियर हुई? तो हर एक बॉडी इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस लगाती है। अब कुछ कॉमन फोर्सेस हैं जो अब स्टार्ट हुई है पूरी मैकेनिक्स। देखो अभी तुम बेसिक पढ़ के आए हो, अब स्टार्ट हुई है मैकेनिक्स। हम वेट के बारे में पढ़ेंगे, हम नॉर्मल के बारे में पढ़ेंगे, तीसरा टेंशन के बारे में पढ़ेंगे, चौथा स्प्रिंग फोर्स पढ़ेंगे, फिर और कौन सा फोर्स पढ़ेंगे स्प्रिंग फोर्स के अलावा? सूडो फोर्स पढ़ेंगे, और सूडो के बाद कौन सा पढ़ोगे लास्ट? फ्रिक्शन। ठीक है, लास्ट पढ़ेंगे हम फ्रिक्शन फोर्सेस। तो ये ऐसे फोर्सेस हैं जो अभी हमें पढ़ने बाकी हैं, और यहीं से आते हैं तुम्हारे पेपर में सवाल। इतने आसानी से पढ़ेंगे कि तुम बहुत ऐसे एक एक सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। ठीक है, एनएलएम के, एनएलएम बहुत इजी, एक बार समझ में आ गया तो एनएलएम से आसान चैप्टर कोई नहीं है, एनएलएम से इजी चैप्टर इस पूरी फिजिक्स में कोई भी नहीं है। ठीक है, तो अगली क्लास में हम लोग एनएलएम स्टार्ट करेंगे, एनएलएम के ये वाले फोर्सेस। आज तो जस्ट बेसिक हमने पढ़ा है ना, न्यूटन्स के लॉ एंड डीज, ये इंपॉर्टेंट है जो कल स्टार्ट होगा। ठीक है एवरीवन, सो सी यू एवरीवन इन द नेक्स्ट क्लास। कल मिलते हैं हम लोग, कल स्टार्ट करेंगे। बाय बाय।